लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी थ्योरीज देख ली थी पीजीबीपी की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब हम लोग के सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूरे चैप्टर की थ्योरी को कवर करते हुए आएंगे। यानी अगर मेरी सारी के सारी थ्योरीज कंसेप्ट क्लियर हैं पीजीबीपी के, तो ये मेरे लिए ज़्यादा टेंशन वाला मैटर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, थ्योरी में प्रॉब्लम है, तो आपको न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मिस्टर ए converted his private asset comprising of the following assets into his business assets on 1st April 2013। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 13-14 की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए ने अपनी कुछ घर से एसेट्स अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। तो कुछ याद आया होगा पीजीबीपी में जब हमने स्टार्ट किया था, तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन बताते समय मैंने कहा था जब भी हम कोई एसेट ले आते हैं बिजनेस में तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर हम अपने घर की एसेट अपने बिजनेस में ले आ रहे हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, तो उसमें सर जी आपने तो 12-13 एक्सप्लेनेशंस बताए थे। उसमें ज़रा देखो तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहता था कि इफ़ एनी बिल्डिंग विच वॉज प्रीवियसली यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पजेज नाउ ब्रिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, देन इन दैट केस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट बिल्डिंग वुड बी कैलकुलेटेड बाय द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन टिल द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। हाँ या ना, ये मानते हुए कि ये बिल्डिंग जो हम आज ला रहे हैं बिजनेस में, ये आज नहीं ला रहे, शुरू से बिजनेस में ये बिल्डिंग यूज़ होती आ रही है। जब शुरू से ये बिल्डिंग बिजनेस में यूज़ होती आ रही है तो ये मान लो कि हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा होता, और आज की डेट में जो उसकी WDV बचेगी 1 अप्रैल 2013 को, दैट वुड बी योर व्हाट एक्चुअल कॉस्ट। पक्की बात है। तो यहाँ पर 3 एसेट्स दी हुई हैं, बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर। ढंग से देखें तो हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग केवल बिल्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 यूज़ करते हैं। नोट लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस में कॉपी में लिखें क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1, इंपॉर्टेंट नोट। सॉल्यूशन नंबर 1, और इसमें आप लिखेंगे नोट एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1) अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग। नोट in respect of other assets। कौन कौन सी एसेट्स हैं? लैंड एंड फर्नीचर, shall get recorded at rupees 10 lakhs and rupees 3 lakhs respectively, that's it। इसमें हमको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कब खरीदी थी बिल्डिंग हमने? 1 अप्रैल 2011 को। बोलो ना, कितने में खरीदी थी? 20 lakhs में। बहुत बढ़िया। देखें इधर, लेस नोशनल डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम आती है कि सर डेप्रिसिएशन हर साल हम कितना कितना माइनस करेंगे। हम लोगों ने जब डेप्रिसिएशन रेट पढ़े थे तो 2 डेप्रिसिएशन रेट पढ़े थे। अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज़ होती है देन 5%,
अदर देन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होती है तो 10%. नाउ टेल मी दैट व्हाट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अप्लाइड ओवर हियर, दैट इज 5% और 10%. वी आर एज्यूमिंग दैट द बिल्डिंग इज टू बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन. पूरी तरह से जब से शुरू से हमने जब बिल्डिंग खरीदी तब से लेकर बिल्डिंग आज तक हमारी किस में यूज़ हो रही है, बिजनेस में यूज़ हो रही है. हम उसको किस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये मानते हुए कि शुरू से बिल्डिंग यूज़ हो रही है, क्या मानते हुए, रेजिडेंशियल पर्पस या बिजनेस पर्पस. रेजिडेंशियल. बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लगता है इंसानों, ज़रा ढंग से देखना, 3 रेट्स मैंने बताए थे, 5%, 10% एंड 100%. दैट वॉज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस. ये रेजिडेंशियल पर्पस कौन सा है, जो हम अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं. कहाँ यूज़ करते हैं, जो हम अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं. दिमाग से तो ये पहले बात निकालो. ये रेजिडेंशियल पर्पस मेरे रहने के लिए यूज़ होगा. जो घर रहने के लिए यूज़ होता है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रहता है. यहाँ क्या करता है, उसका यहाँ से क्या लेना देना भाई. हम लोग यहाँ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं ऐसी बिल्डिंग पर जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है. स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस, वो है यहाँ पर. बिल्डिंग रहने के लिए यूज़ हो रही है लेकिन बिजनेस में यूज़ हो रही है. यहाँ पर अदर देन रेजिडेंशियल यानी गोडाउन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो गया, बोलो ना. और ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर, फिलहाल इसकी तो बात ही नहीं है. हम बताओ 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या 10% से. इस पे एक्चुअल में बिल्डिंग आज तक यूज किस में हुई थी, रेजिडेंशियल. तो डेप्रिसिएशन भी रेजिडेंशियल वाला ही लगना चाहिए कि हाँ ये बिल्डिंग यूज हुई थी बिजनेस में, मैं ये नहीं कर रहा हूं. लेकिन किस रेट से, 5%. क्लियर है. तो नोशनल डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से 11-12 का बताएं. प्रीवियस ईयर 11-12 1 लाख. चलो ये आ गया WDV. कब का आ गया, 1 अप्रैल 2012. फिर नोशनल डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से बताएं ना, 85,000 सॉरी 95,000. तो ये हो जाएगा किस प्रीवियस ईयर का, 12-13. तो हमारे पास जो WDV मिल जाएगी 1 अप्रैल 2013 की 18,05,000. दिस इज योर आंसर. दैट्स इट. क्या दिक्कत थी इसमें, नोट करें तुरंत. 18,05,000.
लिखने में थोड़ी स्पीड ले आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्री राम गोपाल is the owner of a business. Following is his PL account for the year ended on 31st of March 2014. 31 मार्च 2014 का हमारे पास PL अकाउंट दिया है। कहीं मिसप्रिंट होगा, आप लोग सही कर लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया हुआ है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिया है, सैंड्री एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अरे एक बात बताओ, मैं अपने बिजनेस के इनकम और खर्चे न दिखाऊंगा, हाँ या ना? बट here I have shown household expenses. How is it possible for income tax department to deduct those amount of expenditure which are especially for personal purposes? तो ये हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस आपने क्यों डिडक्ट किया है? तभी तो कहा जाता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। हम आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एसएससी की। ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है दैट शुड नॉट बी देयर, हटाना है इसको। और जब इस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को हटाएंगे तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि नीचे दिया हुआ है 31,020 की इनकम। अगर ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यहाँ न लिखा होता तो मेरी इनकम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से घटाए गए अमाउंट से 1880 से बढ़ जाती। तो बढ़ाएंगे हम लोग, देखेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउ, इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना, यानी एक्सपेंसेस को यहाँ से हटाना। कोई इनकम अगर अपनी जगह पर नहीं होनी चाहिए जो दिखाई गई है, उसको कहते हैं इनकम को डिसअलाउ करना। क्लियर है? बोलो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, काहे का प्रोविजन? किसी भी चीज का प्रोविजन डिसअलाउ होता है। मैंने केवल बताया था केवल प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी विच बिकेम पेबल इन द नेक्स्ट ईयर इज कैन बी डिडक्टेड एट ऑल। केवल उसी का प्रोविजन घटता है, प्रोविजन फॉर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड का जो पेबल होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर ग्रेच्युटी फंड का कोई अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होता, इवन प्रोविजन भी क्यों ना हो। तो प्रोविजन किसी चीज़ का डिडक्टेबल नहीं है। तो प्रोविजन फॉर ये बैड डेट्स आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब खर्चे को हटाएंगे तो इनकम क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होती थी। तो पहली चीज तो ये मोटर कार यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ये हमारा बिजनेस का इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं है। इसको हटाएं आप यहाँ से, क्या इसको हटाएं, और जब इसको भी हटाएंगे तो इनकम क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें से अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 1790, टोटल 2880 में 1790 मेरी अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्यों घटा रहे हो अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर? हटाओ इसको भी। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर 1790 को क्या करेंगे? हटा देंगे, और जब खर्चे को हटाएंगे तो इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट इज ओके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखा जाएगा ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इट इज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट और नॉट। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम साइड ठीक है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अरे अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप दूसरे हेड की इनकम यहाँ क्यों लिखा रहे हो? हटाओ उसको, दूसरे हेड की इनकम को हटाओ। इंटरेस्ट एफडी पर, बैंक से इंटरेस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट, शेयर पर डिविडेंड, डिवेंचर पर इंटरेस्ट, भैया ये आपका इस हेड का है ही नहीं। ये किस हेड का है? अदर सोर्सेज का। लॉटरी वगैरह से जो जीतेंगे वो भी अदर सोर्सेज का, हॉर्स रेस से जो जीतेंगे वो भी अदर सोर्सेज का, उसका इससे कोई लेना देना। तो इस हेड में क्या कर रहा है ये? हटाओ इस इनकम को भी। जब इनकम से इनकम को हटाओगे तो इनकम हो जाएगी कम। चलो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इधर क्या कर रहा है भाई? हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ ना उसको, ये पीजीबीपी में क्यों दिखा रहे हो? तो इस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे? हटा देंगे। नीचे तो कुछ इंफॉर्मेशंस दी हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अच्छी बात है। ऊपर लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उसको तो हटा ही देंगे, लेकिन नीचे जो बैड डेट्स एक्चुअल में बैड डेट्स है उसको तो दिखाओगे ना। उसको तो क्या दिखाओगे? एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ करोगे, नहीं करोगे? इतना तो आएगा, हक बनता है मेरा। जो लॉस हुआ है एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ है उसको तो हटाओ ना।
तो मैं अपनी इनकम को कम करूंगा इतने से। एडमिसिबल डेप्रिसिएशन 1600, जबकि हमने डेप्रिसिएशन 6400 लेस किया था। क्यों किया था 6400? आपको केवल 1600 माइनस करना था इनकम टैक्स के हिसाब से। तो 6400 हटाओ, इनकम बढ़ाओ और 1600 लेस करो। जितना होना चाहिए उतना हम लेस करेंगे। The SSC is running his business in a rented property, half of which is used by him for his own residence. Rent of rupees 2400 in respect of entire house is included in rent, rates and taxes. The balance is 500 on account of municipal tax paid for the property given on rent. जरा देखते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट। इधर देखें, सॉल्यूशन 2 computation of income अंडर द हेड व्हाट, किस हेड की बात हो रही है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15। बोलो ना, एसएससी कौन है मालूम है? श्री राम गोपाल। लिखना तो ऊपर चाहिए सबसे। एसएससी कौन है? देखें इधर कैसे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट गिवन दिया है ना, कितना दिया है? 31,020। अच्छा, क्या करेंगे? लेस रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहां नहीं रहना था, आपने 31,020 में हाउस प्रॉपर्टी का भी 5400 जोड़ दिया। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? आप उसको डिडक्ट करो। क्या करोगे? तो 5400 किसी दूसरी हेड ऑफ इनकम का इनकम है, उसको यहाँ से हटाओ पहले तो। वो पीजीबीपी का नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नोट ना करें, इधर देखें कितना है? 5350। सर ऐसे एग्जाम में लिख देंगे, नंबर मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। हम एक लाइन अब और जोड़ने जा रहे हैं। अगर वैसा करेंगे तो आपको नंबर कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। टीचर आपसे क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। आप यही कमेंट लिख देंगे। पहला 5400 कहाँ टैक्सेबल होगा? तो यहाँ आप लिख दो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके भी समझ में आना चाहिए आखिर मैंने क्यों अलाउ या। ये कहाँ जाएगा? टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हुआ इनकम साइड, मैंने पूरा सही कर लिया। अब आते हैं डेबिट साइड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की बात करो। वहाँ से डेप्रिसिएशन हटाओ। प्रोविज़न किसी भी चीज़ का अलाउ नहीं होता। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 60। जब उसको हटाएंगे तो इनकम को प्लस करेंगे ना। जब खर्चा हटेगा तो इनकम बढ़ेगी ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। आया ना? अब देखो, अगर मैंने एक बार लिख दिया प्रोविजंस आर नॉट अलाउड, अब अगले कभी भी क्वेश्चन में आएगा तुरंत दिमाग में जाएगा, हमने तो एक जगह लिखा है प्रोविजंस आर नॉट अलाउड, तुरंत हम वहाँ क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे। चले, लेकिन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स तो लेस करते हैं ना। हाँ या ना? कितना है? 1600। ये तो माइनस होना चाहिए ना, कि डेप्रिसिएशन लेस ही नहीं करोगे। अरे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो डेप्रिसिएशन मस्ट बी एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। बोलो, इनकम टैक्स ये वाला वो वाला प्रोविज़न नहीं है जो ये प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न का मतलब धारा की बात कर रहा है, धारा, और यहाँ प्रावधान की बात कर रहा है। दोनों में अंतर है। चलो प्रोविजंस वर्ड हटा दो, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इनकम टैक्स एक्ट, ठीक, क्लियर है? चलें आगे। बैड डेट्स। अच्छा, ऊपर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कुछ नहीं लिखा है अभी नीचे, तो उसको मान लेंगे अलाउड है। उस प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर दिया। याद होगा मैंने ये वर्ड बताया था
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सेक्शन 36 में अलाउड होता है बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। याद आया? मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन आपका अलाउड होता है सेक्शन 36 में, अलाउड होता है, इट इज़ ओके, लेकिन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होता है। ITR जमा करने के पहले आपको ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप उस समय के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो मान लिया जाएगा आपने प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट किया है, ये मानकर चलते हैं। तो कुछ नहीं दिया इसके बारे में, लेट इट बी। इंश्योरेंस प्रीमियम में LIC है लेस, LIC प्रीमियम कितना है 1790 ना, तो यहाँ लिखोगे पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो हमेशा डिसअलाउड होते हैं, बोलो। और जब एक्सपेंसेस डिसअलाउ होगा तो हमारी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ तो अच्छा सॉरी प्लस करेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी, लिखा। ठीक है, चले आगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार क्या कर रहा है इधर, वो देखेंगे कैपिटल गेन हेड में। तो प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ कार, कितना दिया है 1800। ये क्या है, किस हेड में जाएगा? इट्स अ पर्सनल इफेक्ट। तुम लोग अभी इतना ही लिख लो, जब तक कैपिटल गेन चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक ये वर्ड नहीं समझ में आएगा पर्सनल इफेक्ट क्या है। ठीक है, और इसके लिए तुम लोग को देखना पड़ेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। हम लोग पढ़ेंगे जब कैपिटल गेन चैप्टर, तो उसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ाएंगे, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ाते समय इस वर्ड को हम लोग पूरे आधे घंटे तक लगभग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मालूम है ना इस हेड का नहीं है, हटा दिया। क्लियर है? चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ कार के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर लिया, हिसाब किताब नहीं किया, नहीं किया। प्लस प्रोविजन फॉर व्हाट, बैड डेट्स कितना है 1200। तो क्या लिखोगे यहां, सेम प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। क्लियर हुआ? अच्छा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल नेचर का खर्चा लेस करोगे क्या बिजनेस से, कितना है 1880। तो पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर लो या नॉट अलाउड लिख लो। समझ में आई बात? अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट, एस्टेब्लिश। अब नीचे आते हैं, बैड डेट्स कितना है 650। एक्चुअल बैड डेट्स वो तो लेस होगा ना, तो एक्चुअल बैड डेट्स कितना है 650, तो लेस कर लो। बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड। एडमिसिबल डेप्रिसिएशन हो गया ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट नंबर 3 पर, पॉइंट नंबर 3 पर जरा देखें क्या बोलता है क्वेश्चन। द एसएससी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। इधर देखें, एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता है और उसी में ही बिजनेस भी चलाता है। रेंट है टोटल 2400, तो इसमें से पर्सनल कितना है और बिजनेस का कितना है, आधा आधा। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ऊपर जो हमारा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दिया है ना 2900 रुपये, उसमें 2400 रुपये किस चीज का है और बाकी 500 रुपये किस चीज का है, टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। जरा देखो, द बैलेंस ऑफ 500 इज ऑन अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब एक घर मेरा जिस पर मैं रेंट कमाता हूं, कैसे मालूम, क्रेडिट साइड में लिखा है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी,
और जो रेंट पर मैंने प्रॉपर्टी दी है उस पर मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, क्योंकि लिखा है पेड फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। अंडरलाइन कर लो, गिवन ऑन रेंट का मतलब माइन प्रॉपर्टी, ओन्ड प्रॉपर्टी। गिवन ऑन रेंट का मतलब है ओन्ड प्रॉपर्टी, यानी मेरी अपनी प्रॉपर्टी। तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी का अगर म्यूनिसिपल रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स है, तो क्या अलाउ होगा? 1 रुपया भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और 2400 रुपये जो बचा ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम पूरा, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स वहीं जाता है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी पर है। हाँ, बाकी जो 2400 रुपये का खर्च, 1200 वो 2400 किराए का खर्चा, मैंने किराए पर घर लिया हुआ है। आधे में मैं रहता हूँ और आधे पर मैं बिजनेस करता हूँ। तो जो आधे पे मैं रहता हूँ मेरा वो पर्सनल नेचर का खर्चा है। तो बैड डेट्स हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? लेस रेंट कितना रुपए? 1200 प्लस होगा ना, बढ़ा दिया। तो यहाँ क्या लिखोगे? पर्सनल रेंट डिसअलाउड। क्यों भाई? बोलो। बिजनेस वाला, इसका मतलब मैंने नहीं घटाया, वो अलाउड का था, अलाउ हो गया अपने आप। बाकी 500 प्लस क्या? म्यूनिसिपल टैक्स। $500 पूरा का पूरा, 250 नहीं, ये वो वाला नहीं है जो रेंट पर मैंने घर लिया है, ये वो है जो मेरा घर किसी ने किराए पर लिया है। तो ये हो जाएगा ट्रीटमेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज योर आंसर। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बता सकते हैं कितना आया? 32,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट करें। समझ में आया? थोड़ा बहुत। Question number 3. Mr. Amit furnished the following information relevant for the assessment year 14-15. दिया है ना? अच्छा,
पीएल अकाउंट दिया है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फायर इंश्योरेंस, सैलरी टू अमित, सैलरी टू स्टाफ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, interest on OD, interest on capital, depreciation on building, advertisement revenue, general expenses and net profit. Gross profit, commission, sundry receipt, bad debts recovered and interest on government securities. General expenses include personal expenses of rupees 1700 and income of rupees 3000 accrued during the previous year not recorded in the PL account. क्यों भाई? अगर कोई इनकम नहीं भी मिली है तो हमें उससे क्या लेना देना, हम तो एक्रूवल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, हमें तो इनकम में शो करना चाहिए, करेंगे इसको, क्यों नहीं दिखाए हो? अमित कंट्रीब्यूशन रुपीज 14,000 टुवर्ड्स पीपीएफ, आगे लिख लें सेक्शन 80C, तो हमें इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, आगे लिख लें सेक्शन 80C ऐसे। ये हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं या पेमेंट करते हैं सर्टेन पेमेंट्स, दो सर्टेन पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड अंडर सेक्शन 80 एज अ डिडक्शन। चलो, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3000। तो सॉल्यूशन 3। एसएससी कौन है? मिस्टर अमित। प्रीवियस ईयर क्या है? 13-14। असेसमेंट ईयर क्या है? 14-15। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बोलो। चलो कमेंट वाला भी बना लें कॉलम। बता सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट गिवन कितना है? 197,300। ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर रहा है? इनकम साइड हटाओ ना उसको, जब हटाएंगे तो इनकम क्या होगी? इनकम हटा देंगे अगर कुछ तो हमारी नेट इनकम तो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है? 17,000। क्यों हटाया भाई? क्योंकि ये टैक्सेबल है किसी दूसरी जगह। कहाँ पे? अदर सोर्सेस। बैड डेट्स रिकवर्ड। पहले जब हमने कहा था मेरा बैड डेट्स हो गया, मेरा बैड डेट्स हो गया, हम पहुंचे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, मैंने दिखाया देखो भैया मेरा बैड डेट्स हुआ है, क्या अलाउ करोगे इसको? उसने कहा हाँ अलाउ कर देंगे। इसका मतलब उसने उस समय माफ़ कर दिया था, उस समय टैक्स नहीं लगा था क्योंकि माफ़ी मिल चुकी है। लिखा है अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, जब पिछली बार माफ़ी मिल चुकी है इसका मतलब टैक्स नहीं लगा था। वापस को पैसा मिल रहा है तो टैक्स तो ना, तो हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एज सच छोड़ देंगे। क्यों? पहले डिडक्शन मिल चुका है ना, तो जब डिडक्शन मिल गया इसका मतलब अब हमें उसकी छूट मिल चुकी है। अब पैसा हमें दोबारा मिल रहा है तो छूट नहीं मिलनी चाहिए थी, टैक्स लगा लो इस साल। तो ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है तो उसको हटाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एडेड है इनकम में। क्योंकि 197,300 का कैलकुलेशन करते समय उस 2000 को भी जोड़ करके आया था, तो ऑलरेडी एडेड है। चलो इनकम साइड मैंने ख़त्म कर लिया। अब जरा आते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्या कर रहा है भाई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? बिजनेस का खर्चा दिखाना है, घर का खर्चा दिखाना है। 11,200। तो पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड होता है ना? नॉट अलाउड। चलिए बैड डेट्स 600 मार लेते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ करते हो? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई भी प्रोविजन हो, क्या होगा? प्रोविजंस आर नॉट अलाउड।
फायर इंश्योरेंस अच्छी बात है, बिजनेस के लिए भाई, पर्सनल थोड़ी है। सैलरी टू स्टाफ हो तो देना ही देना है। सैलरी टू अमित, अरे प्रोपराइटर खुद अपनी सैलरी निकालेगा, प्रोपराइटर है अमित भाई, हटाओ उसको। सैलरी टू अमित कितना है? 3000। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कंट्रीब्यूशन क्या है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में? अलाउड नहीं होता। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्यों अलाउ करेंगे भाई? आप ऐसे 10 प्रोविडेंट फंड, 10 तरह के फंड बना दोगे स्टाफ वेलफेयर के, जो रिकॉग्नाइज नहीं हो उसको गवर्नमेंट अलाउ कर देगी? तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो भी डिस अलाउ करोगे। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है? 32,000। unrecognized provident funds contribution is what? Not allowed। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओडी अच्छी बात है, बिजनेस के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, मान लेंगे प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में पेड है, बोलो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे क्या? नहीं नहीं, बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे? नहीं, पर्सनल है ना उसका, कैपिटल मतलब पर्सनल हो गई उसकी। चलो, कितना है? 13,000 डिसअलाउड। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, अब नीचे लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस 1700। क्यों भैया? जनरल एक्सपेंसेस के नाम से आप अपना घर का भी खर्चा चलाओगे? प्लस करो जनरल एक्सपेंसेस 1700, तो यहाँ लिखोगे पर्सनल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। $3,000 इस साल की इनकम है, पीएल में नहीं दिखाए हो, क्यों नहीं दिखाए हो? क्यों नहीं दिखाए हो रवि? दिखाना चाहिए ना, नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनकम एक्रूड, not recorded income, not recorded income। now अमित ने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन दिया है, सेक्शन 80 में निपटेंगे इससे, यहां से कोई लेना देना नहीं। टैक्स प्रोविजन के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 3,000, जबकि मैंने कितना दिखाया है ऊपर? 13,600। क्यों भाई 13,600 क्यों दिखाया? हटाओ 13,600 और 3,000 अलाउ करो। 13,600 क्यों दिखाए हो? हटाओ उसको, और जितना घटना चाहिए उतना घटाओ, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 13,600। नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बोलो, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 3,000। तो अलाउड एज पर व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा। कितना आ रहा है आंसर? 259। टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। नोट करें इसको।
देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री श्यामलाल ऑन द बेसिस ऑफ, कपिल का याद आ गया शांतिलाल, फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री श्यामलाल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 ऑफ मार्च 2013, नहीं 14 कर लें उसको, 31 मार्च 2014 किया हुआ है। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कर रहा है भाई, इधर कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेस। अच्छा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, इधर से हटाओ दोनों को। डेबिट में देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट, मालूम नहीं किस चीज़ का, मान लेते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट फिलहाल। रिपेयर एंड रिन्यूअल, कैलकुलेशन कुछ ना करें, रिपेयर एंड रिन्यूअल, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कंपनसेशन, लॉ चार्जेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन्स, नेट प्रॉफिट। अब क्या एंट्री, क्या क्या एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिखा है इंटरेस्ट इंक्लूड 200 ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग डिवेंचर ऑफ अ कंपनी एंड ₹300 ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। अगर डिवेंचर इनकम पीजीबीपी का नहीं है तो क्या उसका खर्चा पीजीबीपी में आएगा, हटाओ ना उस खर्चे को। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो क्या उसका इंटरेस्ट पीजीबीपी में आएगा, बोलो ना, दोनों नहीं आएगा, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिसअलाउ करेंगे। द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आर 40% ऑफ द रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। जो भी हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस है 40% ऑफ द रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। ऊपर जरा देखिए क्या कोई रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस दिए, हाँ दिया है, उसका 40% लेट आउट प्रॉपर्टी का है, हटा देंगे ना, बोलो भाई। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200 ऑन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, हटाओ उसको। लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ क्या कर रहा है, उस डेप्रिसिएशन को हटाओ। कंपनसेशन वॉज पेड टू एन एम्प्लॉई हुज डिसमिसल वॉज इन बिजनेस इंटरेस्ट। अगर कंपनसेशन हम किसी ऐसे एम्प्लॉई को देते हैं जो रहता है तो बड़ा टेंशन देता है, जिसके रहने पर बिजनेस खराब होता है, तो क्या करेंगे, उसको डिसअलाउ करेंगे। तुम लोग क्या क्या सोचने लगते हो हैं। इंश्योरेंस इंक्लूड 30% फॉर फायर इंश्योरेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो भी इंश्योरेंस है उसका 30% क्या है, फायर इंश्योरेंस है, लेट आउट। एंड 30% फॉर वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड द बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस। निकाल लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस को भी डिसअलाउ कर देंगे, हाउस प्रॉपर्टी का भी डिसअलाउ कर लेंगे, केवल वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस को ही अलाउ करेंगे क्योंकि वो बिजनेस के इंटरेस्ट में। लॉ चार्जेस 2000 रिलेट करता है ऐसी पेटिशन से जो फाइल्ड है अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द बैलेंस रिगार्डेड सेल्स टैक्स अपील। क्या करें, अलाउ होगा दोनों। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसको तोड़ा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि वो मेरे बिजनेस के इंटरेस्ट में था। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में लगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके 2000 अगर पे कर दिया तो कौन सी बुरी बात है, ये बिजनेस के इंटरेस्ट में है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा सेल्स टैक्स अपील, सेल्स टैक्स अपील को भी अगर हम लोग कोई पेमेंट करते हैं, लॉ चार्जेस देते हैं, तो इसका तो वो बिजनेस के इंटरेस्ट में, क्योंकि मेरा टैक्स कम लगेगा। ठीक, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। द अमाउंट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट आर एज फॉलोज। दिवाली पर पूजा की थी, 500 रुपये खर्च हो गए, क्या अलाउ होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, माइनस करो, नहीं किए माइनस। अगर दीपावली पर कोई खर्चा करते हो दैट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस प्रमोशनल, ये बिजनेस को आगे ले जाने के लिए है, तो क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम आयरन सेफ, चोरी हुई है बिजनेस की प्रीमाइसेस से कैश की, इसको भी अलाउ करेंगे, बिजनेस लॉस है। एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन, एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन कनेक्शन इन द बिजनेस, ठीक है, अलाउ करो उसको। क्यों, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेयर इनकर्ड बाय मिस्टर श्यामलाल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, जो ये ट्रीटमेंट है ना सेक्शन 80 DD वगैरह में आएगा, आगे लिख लो, सी पॉइंट के आगे लिख लो, जो पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है उस हेडिंग के आगे लिख लो सेक्शन 80। तो हम लोग इस चैप्टर में इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सेक्शन 80 पढ़ नहीं लेते तब तक ये दोनों पॉइंट हमारे समझ में भी नहीं आएंगे।
सेक्शन डी को भी लिख लो, सेक्शन 80, पॉइंट नंबर डी को भी लिख लो, सेक्शन 80। तो पॉइंट नंबर सी और डी को हम अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्लूड नहीं करने जा रहे। तो एसएससी कौन है? मिस्टर शांतिलाल। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कॉम्प्यूटेशन किस चीज़ का हम लोग करने जा रहे हैं? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड व्हाट? पीजीबीपी। ये कमेंट लिख देंगे। कमेंट पर्टिकुलर्स। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, एज पर पीएल अकाउंट गिवन हाउ मच? 1,30,000। सबसे पहले जो हमको ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना पीएल अकाउंट में, सबसे पहले तो उनको किनारे कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हटाना है, इनकम से हटाओ। क्यों हटाया मैंने ये 10,000? क्योंकि ये टैक्सेबल है कहाँ पे? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अच्छा, माइनस करेंगे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्यों लेस किया? क्यों लेस किया? 36,000 माइनस किया, क्योंकि ये कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, एक्सपेंसेस साइड में रिपेयर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कंपनसेशन, लॉ चार्जेस, लेबर फेयर, सब तो दिख रहा है सही सही, लेकिन नीचे था कुछ गड़बड़ था ना। ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा है, अब जरा नीचे देखते हैं। लिखा है इंटरेस्ट इंक्लूड 200 प्लस कर देंगे। किस चीज़ का है? इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर। जब उसकी इनकम अदर सोर्सेज में है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? 200। क्यों? 200 इनकम बढ़ जाएगी। पक्की बात? ये कहाँ जाएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। दूसरा लिखा है 300 रुपये हाउस प्रॉपर्टी पर है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी। कितने रुपए? तो ये भी कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी 40% ऑफ द रिपेयर एंड रिन्यूअल लेट आउट। जरा देखें, रिपेयर एंड रिन्यूअल कितना था? 2200 प्लस रिपेयर एंड रिन्यूअल 2200 का 40% यानी 880 डिसअलाउ, क्योंकि ये बिलोंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी है। आगे देखें, डेप्रिसिएशन जो है उसमें 1200 रुपये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेट आउट। तो माइनस प्लस डेप्रिसिएशन 1200 डिसअलाउड बिलोंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, कंपनसेशन ठीक है, इंटरेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट में तो अलाउड करेंगे, नोट लिख लेंगे। एग्जामिनर हमसे चाहता है कि बेटा ऐसे पॉइंट्स पर आप नोट लिखो। आप नोट नहीं लिखोगे, आपका नंबर हम क्या करेंगे? काट डालेंगे। क्यों? लिखें नोट। कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉई whose dismissal was in business interest is allowed at all। चलें आगे। इंश्योरेंस
ये नोट लिख लिया है? नोट लिख लें तो हम इसको हटाएंगे अभी, केवल नोट लिखेंगे, ऊपर की चीज़ें अभी नहीं लिखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, इधर देखें इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कितना दिया है इंश्योरेंस? 4200, हाँ या ना? इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, दिया हुआ है किस में। पहला, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 30%, 1260। अच्छा, ये तो अलाउड होगा, बोलते क्यों नहीं? अच्छा, 30% फॉर वर्क, अच्छा सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी है ये, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सॉरी हमने पूरा नहीं पढ़ा, ये डिसअलाउ होगा, बोलो ना। अच्छा, रेस्ट 30% है वर्कर्स के लिए। किसके लिए? वर्कर्स एक्सीडेंट 1260 अलाउड हो जाएगा। बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस LIC है 40%, 1280, 1680। ये भी पर्सनल है तो क्या हो जाएगा? तो इसको नोट कर ले, और हम यहाँ लिखने जा रहे हैं प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 1260, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम 1680 LIC पर्सनल एक्सपेंसेस, बोलो ना। ये मैं हटाऊं नीचे वाली डिटेल? चलो, ये भी हो गया। लॉ चार्जेस, ठीक है, मैंने बताया ना, लॉ चार्जेस अपने को डिफेंड करने के लिए और बिजनेस के इंटरेस्ट में है तो वो अलाउड खर्चे, दोनों अलाउड है, चाहे वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। द अमाउंट नॉट डेबिटेड, दीपावली एक्सपेंसेस लेस कर लो 500, मेरी इनकम कम हो जाएगी, अलाउड। थेफ्ट ऑफ कैश, इसको भी नहीं घटाया गया था, क्यों नहीं घटाया भाई? आपके बिजनेस का लॉस है, घटाओ ना इसको, अलाउड। टेलीफोन, मान लेते हैं बिल का एडजस्टमेंट है, अलाउड। अगर इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे तो ये अलाउड नहीं होगा, बोलो। बैलेंस शीट का आइटम है, उसका PL से क्या लेना देना, बाकी सब हो गया। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट मानेंगे आप तो इसका बैलेंस शीट से मतलब रहेगा, उसका PL अकाउंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। कितना आया इनकम? नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, R is the proprietor of a business and the following was the PL account of his business for the year ended 31st of March 2011 कि 14, उसको 31 मार्च 2014 कर लें, 31 मार्च 2014 कर लें, हम लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस में चल रहे हैं 15 नहीं है वो 14 है। ऑफिस सैलरी, प्रोप्राइटर सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, बैंकिंग, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, bad debts, advertisement, fire insurance premium, motor car expenses, insurance premium on health of employees, interest on proprietor's capital reserve for future losses, life insurance premium and profit, GP, profit on sale of residential building, bad debts recovered disallowed, underline कर लें earlier, interest from government securities, dividend, interest from bank and income from horse racing. General expenses include 30,000 paid as compensation to an employee whose services were terminated as his continuance in service was considered detrimental to the profitable conduct of the business. वही चीज़ है जो अभी पिछले क्वेश्चन में देखी, मीन्स उसका डिसमिसल हमारी बिजनेस के इंटरेस्ट में था, इसीलिए हमने उसको निकाला और 30,000 रुपये कंपनसेशन दिया, दैट इज़ वेरी मच अलाउड। एंड ₹1,000 एज हेल्प टू अ पुअर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक गरीब बच्चा था जिसको मैंने 1,000 रुपये क्या किया, हेल्प किया है और उसको मैंने खर्चे में दिखाया जनरल एक्सपेंसेस, क्या अलाउड होगा? वो अलाउड नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 वॉज पेड इन कैश, क्यों भाई? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो मैंने तुम लोग को बताया था केवल चेक में होना चाहिए, याद आया? सेक्शन 36 में मैंने बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वर्कर्स मस्ट बी पेड इन चेक। आगे देखें, 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द कार। अच्छा, रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेज रिप्रेजेंट अ डिमांड फॉर सेल्स टैक्स अंडर डिस्प्यूट। तो फ्यूचर लॉसेज के लिए आप कुछ भी कर लो बेटा, अलाउ तो नहीं होगा कोई प्रोविजन अलाउड नहीं होगा। सॉल्यूशन नंबर 5, एसएससी इज मिस्टर आर, बोलो। प्रीवियस ईयर क्या है? 13-14। असेसमेंट ईयर क्या है? 14-15। कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड व्हाट? पीजीबीपी। अब हम लोग को कमेंट देखो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एग्जाम में आप लोगों को पूरे लिखने हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट गिवन कितना है? 188,300। जरा ऊपर की पहले चीज़ें हटा दें। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस, कोई मतलब है इसका यहाँ पे? अरे आप कैपिटल गेन में जाओ ना, क्या करोगे? कैपिटल गेन हेड में जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बैड डेट्स रिकवर डिसअलाउ हो गया था, डिसअलाउ हो गया था, इसका मतलब पहले कहीं टैक्स लग चुका है, क्या दोबारा टैक्स लगाओगे क्या जोड़कर इनकम में? अरे हटाओ, अब वो इनकम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है। लेस बैड डेट्स रिकवर्ड हाउ मच? 24,000। यहाँ लिखोगे ऑलरेडी टैक्स्ड, ऑलरेडी टैक्स्ड। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कितना रुपया है? 14,000। कहाँ टैक्स लगेगा? टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिविडेंड है, हटा सकते हैं कि नहीं? कितना रुपया? 6,000। तो डिविडेंड है फ्रॉम एग्रीकल्चरल कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड चाहे एग्रीकल्चरल कंपनी से हो या किसी नॉर्मल कंपनी से हो। यहाँ पर ये आप नहीं कर सकते एग्रीकल्चरल कंपनी है तो छूट दे दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिविडेंड तो वही कंपनी पे कर देती है जो डिक्लेयर करती है ना। डिविडेंड इज ऑलरेडी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट इट इज़ वेरी मच एग्जेम्प्ट। तो दिस इज योर एग्जेम्प्टेड इनकम।
अंडर सेक्शन 10 टैक्स तो लगना ही नहीं है रेसिपिएंट के हाथ में। डिविडेंड के बाद आते हैं बैंक इंटरेस्ट। यहाँ क्या कर रहा है, ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में। अच्छा, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस कितना रुपया, 10,000, कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज। हो गया इनकम साइड। एक्सपेंसेस साइड देखें, ऑफिस सैलरी, प्रोप्राइटर सैलरी क्या कर रहा है भाई, खर्चे को हटाओ, फालतू का खर्चा लिखा हुआ है, कितना रुपया, 60,000। पर्सनल है, मत दिखाओ। जनरल एक्सपेंसेस अभी छोड़ देते हैं। बैंकिंग कैश अलाउड होता है, बैड डेट्स अलाउ होता है, एडवर्टीजमेंट अलाउ होता है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ होता है, मोटर कार एक्सपेंसेस अलाउ होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ या ना, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000, पर्सनल नेचर का है। रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेज, आप कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं होने वाला, कितना है, 4,000। प्रोविजंस आर डिसअलाउड। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, पर्सनल है ना। अब आते हैं नीचे की एडजस्टमेंट्स पर। ऊपर का तो सारा हिसाब किताब हम लोगों ने खत्म कर दिया। 30,000 हमने देख लिया था, ओल्ड एम्प्लॉय को दिया गया, ठीक है, दैट इज अंडर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। एंड 1,000 प्लस करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, कितना रुपया, टू पुअर स्टूडेंट, डिसअलाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलें आगे। 10,000 रुपये कैश में पेमेंट किया हेल्थ इंश्योरेंस का, हाँ साथ साथ लिखते जाए, मजा आ रहा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रुपया, 10,000। डिसअलाउ, क्यों है डिसअलाउ है, पेड इन कैश, इसीलिए डिसअलाउ है, अदरवाइज इसको हम टच भी नहीं करते। रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेस हो गया। 1/4 ऑफ द कार एक्सपेंसेस, जरा देखें, कार एक्सपेंसेस प्लस कर लेंगे, कितना है कार एक्सपेंसेस का 1/4, 8,500 का 1/4, 2,150, बोलो 125, पर्सनल है, मेरे हिसाब से तो नहीं है कुछ और, आप टोटल करें। टैक्सेबल, स्पीड बढ़ती जाएगी अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो बताएं कितना है, बोले भाई। $1,40,000, 400, दैट्स इट। नोट करें इसको।